नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आंसू पोंछने के बजाय किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है मोदी सरकार। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी दोबारा बन सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष, पार्टी की जिम्मेदारी उठाने को है तैयार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पूर्व विधायक ने किया भाजपा पार्टी छोड़ने का ऐलान, कृषि कानून को लेकर सरकार पर साधा निशाना। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक कर दे तमाम बड़ी खबरों की तरफ। आंसू पोंछने के बजाय किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही मोदी सरकार, राहुल गांधी बोले। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार पर उदासीनी और जिद्दी होने का आरोप लगाया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने ट्विटर पर लिखा, मोदी सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने और क्रूर व्यवहार का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की जिद की वजह से अब तक 60 से ज्यादा किसानों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों का आंसू पोंछने के बजाय उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। कहा कि सरकार इतनी क्रूरता केवल क्रोनी कैपिटलिस्ट को बढ़ाने और उनके हितों का ध्यान रखने के लिए कर रही है। खेत विरोधी कानून खत्म करें। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था, खेती के तीनों कानून देश के प्रत्येक किसान की आत्मा पर हमला है, ये उनके खून पसीने पर हमला है। कुछ दिन पहले पंजाब और हरियाणा गया था और किसान और मजदूर जानता है ये तीनों कानून उन पर हमला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि खेती कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन ब्रिटिश काल में 1917 में हुए चंपारण आंदोलन जैसा है। कहा कि वर्तमान आंदोलन में शामिल हर किसान और मजदूर सत्याग्रही है और वे अपने अधिकार लेकर रहेंगे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कॉरपोरेट को अपनी बहादुर की संज्ञा दी थी। उन्होंने हिंदी में ट्वीट कर आरोप लगाया, देश एक बार फिर चंपारण जैसी त्रासदी झेलने जा रहा है। तब अंग्रेज कंपनी बहादुर था, अब मोदी मित्र कंपनी बहादुर है। लेकिन आंदोलन का हर एक किसान मजदूर सत्याग्रही है जो अपना अधिकार लेकर ही रहेगा। उधर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि किसान मर रहे हैं और सरकार अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने में जुटी हुई है। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा, एक तरफ प्रदर्शनकारी किसानों की दुर्दशा और उनकी मांगों के प्रति सरकार असंवेदनशील बनी हुई है, तो दूसरी तरफ भाजपा सरकार के करीबी दोस्तों को व्यापार के सभी क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए पूरी सहानुभूति और आशीर्वाद प्राप्त मिल रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी दोबारा बन सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष, पार्टी की जिम्मेदारी उठाने को तैयार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बीच पार्टी के नए अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बीच सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारियां संभालने के लिए राजी हो गए हैं। शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की नए अध्यक्ष पद को लेकर बैठक हुई थी। इसमें कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य व पदाधिकारी मौजूद थे। सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर करीब 5 घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में मौजूद सभी नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। बैठक में राहुल गांधी के अध्यक्ष पद संभालने की मांग उठी। अंत में राहुल गांधी ने कहा था कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे वह निभाने के लिए तैयार है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में के सुरेश, अब्दुल खालिक, गौरव गोगोई और कुछ अन्य सांसदों ने राहुल गांधी से आग्रह किया कि वह फिर से पार्टी की कमान संभाले। इन सांसदों के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि अब राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस का नेतृत्व करना चाहिए। हाल ही में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यह मांग उठाई थी, जिसका कई नेताओं ने समर्थन किया था। राहुल गांधी के इस्तीफे की चर्चा लंबे वक्त से थी और उन्होंने इसकी पेशकश लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों के तुरंत बाद कर दी थी। अब राहुल गांधी ने जो इस्तीफा दिया है उसमें उन्होंने अपने इस्तीफे के ये कारण बताए थे। राहुल गांधी ने लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर 2019 में मिली हार के लिए मैं जिम्मेदार हूं। हमारी पार्टी के भविष्य के लिए जवाबदेही जरूरी है। यह कारण है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। 2019 में मिली हार के लिए पार्टी को पुनर्संगठित करने की जरूरत है। पार्टी की हार के लिए सामूहिक तौर पर लोगों को कठिन निर्णय लेने होंगे। यह बेहद गलत होगा कि पार्टी की हार के लिए सबको जिम्मेदार ठहराया जाए, लेकिन पार्टी अध्यक्ष होने की वजह से मैं अपनी जिम्मेदारी से भागूं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व विधायक ने किया भाजपा पार्टी छोड़ने का ऐलान, कृषि कानून को लेकर सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान भीषण ठंड के बीच बेमौसम बरसात को भी झेल रहे हैं, लेकिन किसानों की कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। इसी के चलते किसानों की मांगे नहीं मानने के कारण समालखा से पूर्व विधायक भरत सिंह चोखर ने अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्ता कर भाजपा पार्टी छोड़ने का ऐलान किया।
पूर्व विधायक ने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों के ऊपर 3 काले कानून थोपकर बेहद ही गलत किया है, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। लेकिन दूसरी ओर किसान शांतिपूर्ण तरीके से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ मजाक कर रही है और काले कानूनों को उन पर थोपा जा रहा है। सरकार बड़े बड़े व्यापारियों का समर्थन कर रही है और जो भंडारण की नीति दी गई, इससे खुलेआम कालाबाजारी करने का मौका दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि वह हमेशा किसानों के साथ हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शमशान घाट हादसा, एनएचआरसी ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस, 4 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट तलब। जी हां दोस्तों, गाजियाबाद के मुरादनगर में स्थित शमशान घाट में हुए हादसे में 24 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी घटना के बाद मुरादनगर में मातम पसरा हुआ है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने खुद मामले का संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए कि यूपी के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से 4 सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। गाजियाबाद के मुरादनगर में रहने वाले फल कारोबारी जयराम का निधन हो गया था। जयराम का अंतिम संस्कार मुरादनगर के शमशान घाट पर होना था। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दर्जनों लोग शमशान घाट पहुंचे थे। इसी दौरान बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए लोग गेट से सटी गैलरी में खड़े हो गए। इसी दौरान यह हादसा हो गया। गैलरी की छत भरभरा कर लोगों पर गिर पड़ी। जब तक कोई कुछ समझ पाता, तब तक कई लोगों की जान निकल चुकी थी। हादसे में कुल 24 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हैं। इस हादसे के बाद से ही ठेकेदार अजय त्यागी फरार चल रहा था, जिसे सोमवार की देर रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में पहले ही 3 लोगों को मुरादनगर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी निहारिका सिंह, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल और सुपरवाइजर आशीष को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने इन सभी आरोपियों पर रविवार की शाम गैर इरादतन हत्या, भ्रष्टाचार, लापरवाही समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शमशान घाट की घटना के लिए जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ एनएसए लगाने का आदेश दिया है। साथ ही पूरे नुकसान की वसूली दोषी इंजीनियर और ठेकेदार के करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तारीख पे तारीख, आखिर कब खत्म होगा गतिरोध? ठंड व बारिश में डटे हैं किसान। जी हां दोस्तों, भीषण सर्दी, बारिश और जल भराव की स्थिति में भी किसान कृषि कानूनों को वापस लेने एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की अपनी मांग को लेकर दिल्ली से लगी सीमाओं पर डटे हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच सोमवार को हुई 7वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही थी। किसान संगठनों के प्रतिनिधि इन कानूनों को पूरी तरह निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े रहे, जबकि सरकार कानूनों की खामियों वाले बिंदुओं या उनके अन्य विकल्पों पर चर्चा करना चाह रही थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। धनवानों के लिए किसानों के दांव पर लगा रही है भाजपा सरकार, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर धनवानों के लिए किसानों को दांव पर लगाने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में कहा, भाजपा सरकार की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो अपने को जनप्रतिनिधि नहीं धन प्रतिनिधि समझती है, इसलिए धनवानों के लिए किसानों को दांव पर लगा रही है। उन्होंने कहा, भाजपा भूल रही है कि वह जिन्हें नुकसान पहुंचा रही है वे संकट से संघर्ष करने वाले देश को वो 2/3 लोग हैं जो कभी हार नहीं मानते हैं। इसके पूर्व सपा अध्यक्ष ने केंद्र और किसान संगठनों के बीच सोमवार को हुई बातचीत बेनतीजा होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए एक अन्य ट्वीट में कहा, भाजपा सरकार ने आज फिर निरर्थक वार्ता करके अगली तारीख दे दी। उन्होंने कहा, हर बार आधा दिन गुजार कर 2 बजे बैठक करने से ही लगता है कि भाजपा सरकार आधे मन से आधे समय काम करके इस आंदोलन को लंबा खींचना चाहती है, जिससे किसानों का हौसला टूटे, पर किसान टूटने वालों में से नहीं है, सत्ता कदम तोड़ने वाले हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीनी कंपनी पर मेहरबान मोदी सरकार, कांग्रेस ने दागे भाजपा पर सवाल। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने दिल्ली मेरठ आरआरटीएस परियोजना के तहत न्यू अशोकनगर से साहिबाबाद तक 5.6 किलोमीटर के भूमिगत मार्ग के निर्माण का ठेका एक चीनी कंपनी शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को दिया है। देश की पहली क्षेत्रीय त्वरित रेल परिवहन प्रणाली को क्रियान्वित करने वाली एनसीआरटीसी ने कहा कि तय प्रक्रिया और दिशा निर्देशों के तहत ये ठेका दिया गया है। अब इसको लेकर विपक्ष सवाल उठाने लगा है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए पूछा है, क्या यही राष्ट्रवाद की नई परिभाषा है? कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने अपने ट्वीट में लिखा है, एक तरफ सीमा पर तैनात हमारे जांबाज जवान चीनी सेना से देश की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार चीनी कंपनियों को करोड़ों रुपए के ठेके दे रही है। क्या यही राष्ट्रवाद की नई परिभाषा है? उधर एनसीआरटीसी के एक प्रवक्ता का कहना है, बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा बोलियों के लिए विभिन्न लेवल पर मंजूरी लेनी होती है। निर्धारित प्रक्रिया और दिशा निर्देशों के बाद ही यह ठेका मंजूर किया गया है। प्रवक्ता ने यह भी कहा, अब 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ गलियारे के सभी सिविल वर्क के लिए टेंडर दे दिया गया है और वक्त पर प्रोजेक्ट को चालू के लिए निर्माण पूरे जोरों पर चल रहा है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल मॉडल पर बहस में पहुंचे मनीष सिसोदिया, भाजपा के मंत्री गायब। जी हां दोस्तों, केजरीवाल शिक्षा मॉडल पर बहस के लिए दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड में हैं। खास बात यह है कि यूपी के बाद उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री भी बहस से नदारद नजर आए। खास बात यह है कि उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री मदन कौशिक ने दिल्ली जाकर केजरीवाल मॉडल पर बहस की चुनौती दी थी, लेकिन सिसोदिया ने उन्हीं के गढ़ में जाकर बहस की चुनौती दे डाली। बहस शुरू होने से पहले सिसोदिया ने ट्वीट किया था, उत्तराखंड में वरिष्ठ मंत्री @ मदन कौशिक बीजेपी जी की चुनौती पर @ अरविंद केजरीवाल बनाम @TS रावत बीजेपी मॉडल पर चर्चा करने में देहरादून आया, लेकिन एक श्वास में 100 काम गिनाने का दावा करने वाले मंत्री जी चुनौती देकर पीछे हट गए। लोग अब त्रिवेंद्र सरकार के काम नहीं भ्रष्टाचार गिना रहे हैं। इसके बाद सिसोदिया ने लाइव बहस का कार्यक्रम सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसमें मदन कौशिक की कुर्सी खाली दिखाई दी। सिसोदिया ने लिखा है, उत्तराखंड के इतिहास की सबसे बड़ी बहस लाइव। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने यूपी और उत्तराखंड के लोकल और विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी अब दूसरे राज्यों में केजरीवाल मॉडल को भुनाने की कोशिश कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बारिश ने बढ़ाई आंदोलनकारी किसानों की मुसीबत, शीतलहर का अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में बीते रविवार से रुक रुक कर हो रही बारिश मंगलवार को भी जारी है। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों पर भी पड़ा है। दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हजारों की तादाद में प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए इंतजाम भी नाकाफी जैसे साबित हो रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जनवरी से दिल्ली में शीतलहर का दूसरा दौर शुरू हो सकता है। बारिश ने बढ़ी किसानों की परेशानी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में सर्द मौसम जारी रहने के साथ साथ न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और आर्द्रता का स्तर 100% रहा। मौसम विभाग ने कहा कि शाम ढलते ढलते तापमान और गिर सकता है। अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में 6 जनवरी की दोपहर से मौसम साफ होने की उम्मीद है, लेकिन ठंड से राहत नहीं मिलेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश पर बड़ा खतरा, राज्य में घुसे सैकड़ों नक्सली, हाई अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के 100 से ज्यादा नक्सली अपने आधार का विस्तार करने के लिए मध्य प्रदेश के बालाघाट में घुस गए हैं। 100 से ज्यादा नक्सलियों की घुसपैठ के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही इन नक्सलियों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों की 6 कंपनियों की तैनाती की मांग की है। अलर्ट पर पुलिस जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को जल्द ही मध्य प्रदेश के बालाघाट और आदिवासी बहुल मंडला जिलों में तैनात किए जाने की संभावना है। इंटेलिजेंस के इनपुट के मुताबिक सभी नक्सली छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और झारखंड के हैं। इस मामले को देखते हुए मध्य प्रदेश पुलिस ने बालाघाट, मंडला और सिवनी पुलिस को अलर्ट कर दिया है। पिछले 2 महीनों में 5 नक्सलियों पर हुई कार्रवाई के बाद इनका मूवमेंट राज्य में बढ़ा है। यहाँ तक कि IB को जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और झारखंड में लगातार बढ़ते पुलिस दबाव की वजह से हार्डकोर नक्सली मध्य प्रदेश में घुस रहे हैं। साथ ही इस बात का भी इनपुट मिला है कि बालाघाट में लगातार मारे जा रहे नक्सली प्रदेश में किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। राज्य में बढ़ते खतरे की वजह से मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से नक्सली क्षेत्रों में CRPF जवानों की तैनाती के लिए हाल ही में दिल्ली से एक बटालियन की मांग की गई थी। बालाघाट मुठभेड़ पर नक्सल ADG GP सिंह ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में पड़ रहे प्रेशर से नक्सली मध्य प्रदेश की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने नक्सलियों के मध्य प्रदेश में विस्तार के बारे में भी बात कही थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 7वें दौर की बैठक में भी नहीं बनी बात, किसानों ने फाड़ा सरकार का संशोधन। 8 जनवरी को फिर बातचीत। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ 1 महीने से ज्यादा समय से चल रहे गतिरोध को दूर करने के लिए किसान संगठनों और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच 7वें दौर की बातचीत भी सोमवार को बेनतीजा साबित हुई। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जा सकता है। हालांकि किसान कानूनों को रद्द किए जाने की मांग पर कायम है। अब अगली बैठक 8 जनवरी को होगी। बैठक खत्म होने के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों ने सरकार का दिया संशोधन फाड़ दिया। आज की बातचीत में किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश ने विभिन्न किसान संगठनों के 41 नेताओं के साथ बातचीत की। दोपहर में शुरू हुई बैठक के खत्म होने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, हमारी मांगों पर बातचीत हुई, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, कोई तनातनी नहीं है। हमने साफ कर दिया है कि कानून वापसी के बिना कुछ भी मंजूर नहीं है। 8 जनवरी को फिर से बात होगी। हमने सरकार का संशोधन फाड़ दिया। 7वें दौर की बातचीत के बाद किसान नेता ने दावा किया कि सरकार काफी दबाव में है। ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्लाह ने बताया, सरकार दबाव में है। हम सभी ने कहा कि हमारी कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग है। हम किसी अन्य विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा। बैठक में नहीं हुई MSP समेत अन्य मुद्दों पर बात।
दोनों पक्षों ने 1 घंटे की बातचीत के बाद भोजन अवकाश लिया। सरकार इन कानूनों को निरस्त नहीं करने के रुख पर कायम है और समझा जाता है कि उसने इस विषय को विचार के लिए समिति को सौंपने का सुझाव दिया है। दोनों पक्षों के बीच 1 घंटे की बातचीत में अनाज की खरीद से जुड़ी न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली को कानून मान्यता देने के किसानों की महत्वपूर्ण मांग पर चर्चा नहीं हुई है। किसान संगठन के प्रतिनिधि अपने लिए खुद भोजन लेकर आए थे, जो लंगर के रूप में था। हालांकि 30 दिसंबर की तरह आज केंद्रीय नेता लंगर के भोजन में शामिल नहीं हुए और भोजन अवकाश के दौरान अलग से चर्चा करते रहे। दिल्ली की सीमाओं पर जारी है प्रदर्शन। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में किसान कृषि संबंधी 3 कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले 1 महीने से अधिक समय से दिल्ली की सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास प्रदर्शन स्थल पर भारी बारिश और जल जमाव एवं जबरदस्त ठंड के बावजूद किसान डटे हुए हैं। गौरतलब है कि ये कानून सितंबर 2020 में लागू हुए और सरकार ने इसे महत्वपूर्ण कृषि सुधार के रूप में पेश किया और किसानों की आमदनी बढ़ाने वाला बताया। बैठक के दौरान सरकार ने तीनों कृषि कानूनों के फायदे गिनाए, जबकि किसान संगठन इन कानूनों को वापस लेने पर जोर देते रहे ताकि नए कानून के बारे में उन आशंकाओं को दूर किया जा सके। इससे एमएसपी और मंडी प्रणाली कमजोर होगा और वे बड़े कॉरपोरेट घरानों की दया पर होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड के लिए महिलाओं ने ली ट्रेनिंग। जी हां दोस्तों, हरियाणा में महिलाएं ट्रैक्टर चलाने के लिए ट्रेनिंग ले रही हैं। गौरतलब है कि ये महिलाएं 26 जनवरी को दिल्ली में प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेंगी। दरअसल किसानों का कहना है कि अगर केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस नहीं लिए तो वे दिल्ली में गणतंत्र दिवस वाले दिन ट्रैक्टर परेड करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने ये जानकारी दी है। किसानों ने ये बात ऐसे वक्त में की है जब उन्हें दिल्ली की सीमा पर डटे 1 महीने से भी ज्यादा समय बीत चुका है। आज किसानों और सरकार के बीच बातचीत हो रही है। ऐसे में अगर बात बनती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसान 26 जनवरी वाले दिन ट्रैक्टरों की परेड दिखाएंगे। किसान क्रांतिकारी यूनियन के दर्शन पाल ने कहा, अगर 4 जनवरी को सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर 6 जनवरी को मार्च करेंगे। इस दिन हम गणतंत्र दिवस वाले दिन अपनी परेड की रिहर्सल करेंगे। दिल्ली में होंगे दाखिल। किसान नेताओं का कहना है सरकार को बयान देना होगा कि वे तीनों कानूनों को वापस लेने जा रहे हैं और एमएसपी की कानूनी गारंटी दे रहे हैं। अगर ऐसा 26 जनवरी तक नहीं होता है तो फिर हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली में दाखिल होंगे। किसान अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर दिल्ली में किसान परेड करेंगे। ठीक इसी तरह की झांकी निकालने की योजना न सिर्फ दिल्ली में है बल्कि कई राज्यों की राजधानी और जिलों में भी है। 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए किसानों ने आंदोलन के लिए पूरी योजना बना रखी है। लोहड़ी के त्योहार के मौके पर किसान संकल्प दिवस मनाया जाएगा। इस दिन किसान तीनों कृषि कानूनों की होली जलाएंगे। 18 जनवरी को महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। नेताजी सुभाष की जयंती वाले दिन यानी 23 जनवरी को सभी राज्यों की राजधानियों में राजभवन के पास किसान विरोध जाहिर करेंगे। पंजाब किसान नेता बलबीर सिंह ने कहा, हम शांतिपूर्वक तरीके से इतने लंबे समय से विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार अहंकारी है। हमने हमेशा सरकार से कहा है कि उसके पास केवल 2 विकल्प है, या तो 3 कानूनों को निरस्त करे या हम पर बल प्रयोग करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान को एमएसपी की गारंटी नहीं पर गोदाम के लिए उद्योगपतियों को पैसा दे रही मोदी सरकार। राहुल गांधी बोले, जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसानों का आंदोलन पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से जारी है। इसे लेकर सोमवार को सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बैठक हो रही है। इसी बीच कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एमएसपी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि सरकार किसानों को एमएसपी नहीं दे सकती, लेकिन उद्योगपति साथियों को निश्चित मूल्य दे रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी न दे पाने वाली मोदी सरकार अपने उद्योगपति साथियों को अनाज के गोदाम चलाने के लिए निश्चित मूल्य दे रही है। सरकारी मंडियां या तो बंद हो रही हैं या अनाज खरीदा नहीं जा रहा। किसानों के प्रति बेपरवाही और सूट बूट के साथियों के प्रति सहानुभूति क्यों? राहुल के इस ट्वीट पर यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, अमेरिका के 7 सांसदों ने हमारे विदेश मंत्री को पत्र लिखा है कि सरकार किसानों की समस्या को सुलझाए। क्या प्रधानमंत्री जी इन पर भी विपक्ष द्वारा भड़काने का इल्जाम लगाएंगे? एक अन्य यूजर ने लिखा, सूट बूट के साथियों को प्यार और किसान भाइयों पर अत्याचार। आखिर मोदी जी का दिल कब पिघलेगा? क्या मेरा अन्नदाता रोज ऐसे ही दम तोड़ता रहेगा? एक यूजर ने लिखा, राहुल गांधी जी, पूरे देश की जनता आज सरकार की जनविरोधी नीतियों से परेशान है। देश की युवा, किसान, छात्र, गरीब, मजदूर और पीड़ित सब इस सरकार से दुखी हैं। आज किसान ठंड में ठिठुर रहे हैं, लेकिन गूंगी बहरी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम मानवता के नाते किसानों का दर्द तो समझे ये सरकार। बता दें, सोमवार को होने वाली चर्चा से पहले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों ने यह कानून दिल पर ले लिया है और अब बिल वापसी से कम पर बात नहीं बनेगी। राकेश टिकैत का यह बयान किसानों और सरकार के बीच होने वाली 8वें दौर की बातचीत से ठीक पहले कही है।
टिकैत ने कहा कि उम्मीद है कि सरकार बात मान ले, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आंदोलन चलेगा। टिकैत ने कहा कि मीटिंग का एजेंडा रहेगा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, 3 कृषि कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बने। हम वापस नहीं जाएंगे, अब तक 60 किसान शहीद हो चुके हैं, सरकार को जवाब देना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी होंगी कांग्रेस की सियासी चेहरा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में प्रियंका गांधी वाड्रा के उतरने को लेकर लंबे समय से जारी सस्पेंस पर अगले महीने पटाक्षेप होने की संभावना है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सियासी दौड़ में लाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ प्रियंका नए साल में अब सूबे में अपना प्रवास बढ़ाएंगी। साथ ही जिले स्तर पर कांग्रेस संगठन का ढांचा दुरुस्त करने की पहल शुरू करते हुए प्रियंका फरवरी से सूबे के सभी जिलों का दौरा भी शुरू करेंगी। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लेकर चल रहे असमंजस और अंदरूनी घमासान के बावजूद पार्टी में इस बात पर कोई संशय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में प्रियंका ही कांग्रेस का सियासी चेहरा होंगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।